उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे के किनारे घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान 100 साल से भी पुराना माना जाता था। यहाँ टूटी फूटी कब्रें थीं, जिन पर बेलें और काई चढ़ चुकी थी। जंग लगा लोहे का गेट अब लाल पड़ चुका था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस जगह पर कोई इंसान नहीं जाता। वजह सिर्फ अंधेरा नहीं थी, बल्कि वो रहस्यमयी आवाजें थीं जो हर रात वहां से उठती थीं। कोई कहता कि उसे अपने नाम से पुकारती आवाज सुनाई दी, तो कोई कहता कि औरत की चीख गूंजती है। कुछ लोगों का दावा था कि यहाँ आधी रात को हंसी सुनाई देती है, इतनी डरावनी हंसी कि हड्डियों तक सिहर जाए। यही कारण था कि लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन इस गांव में 4 दोस्त रहते थे जो अक्सर मजाक और रोमांच की तलाश में रहते। आरव, नेहा, विजय और सूरज। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे रोमांच की तलाश हमेशा रहती थी। नेहा समझदार और व्यावहारिक थी, लेकिन दिल से बहुत डरपोक थी। विजय मजाक करने वाला, लेकिन उतना ही जिद्दी भी। सूरज शांत और चुप रहने वाला था, मगर जिज्ञासा उसमें सबसे ज्यादा थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें डरावनी कहानियां सुनाते थे। चौपाल पर बैठते समय हर कोई कब्रिस्तान की आवाजों का जिक्र करता, लेकिन ये चारों अक्सर हंसते और इन कहानियों को बेवकूफी कहते। एक रात चौपाल पर बैठते बैठते ही बहस छिड़ गई। विजय बोला कि उसने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। आरव ने तुरंत चुनौती दी कि क्यों ना आज रात सब मिलकर जाकर देख लें। नेहा ने घबराकर मना किया, लेकिन सूरज ने धीरे से कहा कि सच जानना चाहिए। और आखिरकार शर्त लग गई, आज आधी रात को चारों कब्रिस्तान जाएंगे। विजय ने मजाक में कहा कि अगर आत्मा मिली तो वह उससे सेल्फी लेगा। नेहा ने मुंह बनाया, लेकिन अंदर से उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजाए। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी नमी थी। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। चारों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अजीब सन्नाटा था। नेहा हर सरसराहट पर चौंक जाती। जब वे गेट तक पहुंचे तो सबकी सांसें थम गईं। लोहे का पुराना गेट हवा से खुद ब खुद हिल रहा था और उसकी चर्र चर्र की आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आरव ने टॉर्च जलाई और गेट को धक्का दिया। गेट इतनी जोर से चरमराया कि लगा जैसे सदियों से सोई कोई चीज अचानक जाग गई हो। अंदर कदम रखते ही चारों को एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। हवा भारी हो गई और ठंड और भी बढ़ गई। सब धीरे धीरे कब्रों के बीच चलते रहे। अचानक सब एक साथ रुक गए। नेहा ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दहशत थी। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी टॉर्च कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी कब्र पर पड़ी। उस पर नाम आधा मिट चुका था। सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता था, क्षमा देवी, मृत्यु 1923। चारों जमे खड़े रहे। अचानक मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से एक और कब्र से औरत की कराह उठी। मुझे बाहर निकालो। विजय ने कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई और अचानक उसने देखा मिट्टी से एक हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकल रहा था। चारों ने एक साथ चीख मारी और भागने लगे। जितना भागते उतनी ही आवाजें बढ़ती जाती। कोई कहता भाग नहीं पाओगे, कोई गूंजता यहीं रह जाओ, और कोई धीमे से कहता हमारे साथ हमेशा के लिए। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज के पैर कांप रहे थे। विजय हाँफते हाँफते गेट तक पहुंचा और देखा कि गेट अपने आप बंद हो चुका था। सब मिलकर धक्का देने लगे, लेकिन गेट टस से मस न हुआ। पीछे से कब्रों की खड़खड़ाहट और भी तेज हो रही थी। विजय ने गेट की सलाख पकड़ी और अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया है। उसकी हथेली पर नीली नसों जैसा निशान उभर आया। आरव ने पूरी ताकत से गेट को धक्का मारा। अचानक गेट खुल गया और चारों बाहर भागे। गांव तक पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब थी। नेहा लगातार कांप रही थी। विजय की हथेली पर अब भी नीले निशान बने थे। सूरज बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और आरव, उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन एक अजीब आकर्षण भी, जैसे वह फिर से वहां जाना चाहता हो। गांव सो चुका था, लेकिन कब्रिस्तान जाग चुका था। वही पुरानी कब्र अब और धंस चुकी थी।
मिट्टी से पूरा हड्डियों वाला हाथ बाहर निकल आया था। हवा में ठंडी आवाज गूंजी। ये तो बस शुरुआत है, कहानी यहीं रुकती है। लेकिन यह साफ था कि यह महज डरावनी रात नहीं थी। यह उस सिलसिले की पहली कड़ी थी जो आने वाले दिनों में पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था।